हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 9 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। परफेक्शन आईएएस का फुल सिलेबस का ये पहला टेस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने तुर्कात-ए-चहलगामी की शक्ति को समाप्त कर दिया, ये सही है। उसने बंगाल के विद्रोह को दबा दिया, ये भी सही है। उसने नियामत-ए-खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये भी सही है। इसने इक़्तिदार प्रणाली की शुरुआत की, नहीं, इक़्तिदार प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, इसलिए ये डी स्टेटमेंट गलत है। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा यहाँ पे। इक़्तिदारी की व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उन्हें उलू खां की उपाधि दी थी। उसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। इनका कार्यकाल 1266 से 1286 तक रहा। बलबन अपने शासन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति और सार का उनका शाही सिद्धांत फारसी शासन से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत-ए-खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित तुर्कान-ए-चहलगामी को समाप्त कर दिया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह बिहार के सूबेदार तुगरिल खान ने 1279 शताब्दी में किया था, जिसे बलबन ने दबा दिया था और विद्रोहियों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। राइट ऑप्शन डी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। हालांकि गांधी ने महिलाओं के लिए एक सहायक भूमिका की कल्पना की थी, लेकिन वे अधीर होने लगी और अधिक सक्रिय भूमिका की मांग करने लगीं। गांधी जी ने महिलाओं की अहिंसा की अंतर्निहित क्षमता के कारण शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देने में महिलाओं को उच्च भूमिका के लिए चुना। सरोजिनी नायडू ने धरसना में नमक कारखाने पर छापे का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा सभ्यता का समकालीन पाया गया स्थित है, तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। रंगपुर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। विशाल वनस्पति अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग चावल और बाजरा की खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो है मौर्य वंश। निम्नलिखित राजवंश के किस शिलालेख से लुम्बिनी को बुद्ध की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है? तो मौर्य वंश के। राइट ऑप्शन बी होगा। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के रुमिंदेई स्तंभ शिलालेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इस शिलालेख के अनुसार राजा अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी आए थे और उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लुम्बिनी को कर से मुक्त भी कर दिया था, क्योंकि यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने समाधि की अवस्था में पवित्र अंजीर के पेड़ यानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वैशाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त किया था। पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, निरंजना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में प्राचीनतम जैन साहित्य संकलित किया गया है? तो अर्धमागधी में किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा की विशिष्ट शाखा में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में हैं। इन पवित्र पुस्तकों को अंततः गुजरात के पास वल्लभी में 6ठी शताब्दी ईस्वी में संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस युद्ध ने भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी वह थी? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। राइट ऑप्शन बी होगा। तराइन की द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के पास हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गया था। इस लड़ाई के बाद मुस्लिम शक्ति उत्तर भारत में मजबूती से जड़ जमा चुकी थी, जिसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए भू राजस्व में वृद्धि की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
राइट ऑप्शन ए होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के बीच की भूमि के किसानों पर भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया था, 50% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण नहीं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण नहीं, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो लिंक हो जाए ग्लोबल इकोनॉमी से, वर्ल्ड के अदर जो इकोनॉमी है उनसे इंटरलिंक हो जाए, लिंक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में किस शीर्षक के तहत किया था? सिर ए अकबर के नाम से किया था, इस शीर्षक से किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। दारा शिकोह 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और औरंगजेब के भाई थे। सिर ए अकबर फारसी में उपनिषदों का उनका अनुवाद है। उनके अन्य प्रसिद्ध कार्यों में मजमा उल बहरीन शामिल है, जो सूफिक और वेदांतिक अटकलों के बीच रहस्यमय संबंधों के रहस्योद्घाटन के लिए समर्पित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने अनाज पर जकात कर को समाप्त कर दिया था? सिकंदर लोदी ने। राइट ऑप्शन ए होगा। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी के बीच दिल्ली का सुल्तान था। वह एक मेहनती, उदार और न्यायप्रिय शासक था। सिकंदर लोदी के राज्याभिषेक तक लोदी वंश का शासन बना रहा। उन्होंने भूमि राजस्व प्रबंधन में रुचि ली। उन्होंने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत की, जिसे बाद में शेरशाह सूरी और अकबर ने इस्तेमाल किया। मक्का की क्षणिक कमी के कारण उसने अनाज पर जकात को समाप्त कर दिया और इसे बाद के किसी भी सुल्तान द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया। उसके काल में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम कम रहे। उसके द्वारा कई अनाज लेवी को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और अध्यक्ष। तो 1887, 1885, 1886, 1887, ये तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले नहीं थे। इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे और वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, वो कांग्रेस का 19वां अधिवेशन था और महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी और एक ही बार महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, वो 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के। ये 39वां यानी 39th अधिवेशन था, तो ये सही है। 1938 में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे? तो फ्रेंच थे। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय फ्रेंच थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में राजा लुई के शासनकाल के दौरान भारत के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस के किंग लुईस 14 के शासनकाल में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दादा भाई नौरोजी के निकास सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। राइट ऑप्शन बी होगा। सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के प्रति वफादार थे और उन्हें लगता था कि मुसलमानों का विकास औपनिवेशिक शासन के तहत ही संभव है, इसलिए वह दादा भाई नौरोजी के पलायन सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। बेगम हजरत महल के द्वारा अवध का नेतृत्व, ये नहीं। झांसी की रानी का विद्रोह, नहीं। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक कूच करना, ये प्रथम घटना थी। राइट ऑप्शन सी होगा। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक कूच करना, ये प्रथम घटना थी। नाना साहब ने 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह कर दिया था। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में अपना विद्रोह शुरू किया था और 17 जून 1858 को उनकी शहादत के बाद समाप्त हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1879 में निम्नलिखित में से किस कार्यकर्ता द्वारा द बंगाली समाचार पत्र शुरू किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश शासन के दौरान शुरुआती राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 में द बंगाली अखबार की स्थापना की और 26 जुलाई 1876 को अपनी तरह के पहले भारतीय राजनीतिक संगठन आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। वह आज भारतीय राजनीति के अग्रणी नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य ए नेशन इन मेकिंग प्रकाशित किया, जिसे व्यापक रूप से सराहा गया। अंग्रेज उनका सम्मान करते थे और उनके बाद के वर्षों में उन्हें सरेंडर नॉट बनर्जी के रूप में संदर्भित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो गारो जनजातियों का विद्रोह था। राइट ऑप्शन सी होगा। पागलपंथ जो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसकी शुरुआत उत्तर बंगाल के करम शाह ने की थी। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। टीपू और शाह ने बंगाल में किसानों के धर्म और अधिकारों को बनाए रखने के लिए इन लोगों का नेतृत्व किया। उसने 1825 में शेरपुर पर कब्जा कर लिया और राजा बन गया। उसने प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो इसमें से गीता गोविंद, हितोपदेश और गीता दोनों का अनुवाद किया गया था। सर चार्ल्स विल्किंस एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वर्ष 1785 में उन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और वर्ष 1787 में हितोपदेश का अनुवाद किया। तो हितोपदेश एंड गीता 2 और 3 सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली घोषणा भारत के किस वायसराय से संबंधित था? दीपावली घोषणा या फिर इसी को इरविन डिक्लेरेशन कहा जाता है। दीपावली डिक्लेरेशन और इरविन डिक्लेरेशन, लॉर्ड इरविन ने ये 31 अक्टूबर 1929 को ये डिक्लेयर किया था, ये घोषणा किया था। और ये क्या घोषणा था? उस समय इंडियंस के द्वारा डोमिनियन स्टेटस की मांग की जा रही थी। तो इंडिया का स्टेटस ब्रिटिश एम्पायर में क्या है, उसी के रिगार्डिंग जो है ये घोषणा था। और इस घोषणा में ये कहा गया था कि फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दिया जाएगा। तो ये लॉर्ड इरविन से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजपत राय ने 1920 में लाहौर में कौन सा उर्दू अखबार शुरू किया था? वंदे मातरम। राइट ऑप्शन बी होगा। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल लॉन्च किया। उन्होंने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। राइट ऑप्शन सी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती व्यावहारिकता में विश्वास रखने वाले सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों जैसे मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और महिलाओं के वेद पढ़ने पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रचार किया। दयानंद सरस्वती का विचार था कि अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है। हालांकि आर्य समाज कभी भी एक राजनीतिक निकाय नहीं था, इसने देश में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी नहीं दी गई थी? बटुकेश्वर दत्त को। राइट ऑप्शन बी होगा। लाहौर षड्यंत्र के मामले में गवर्नर जनरल द्वारा एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। अक्टूबर 1930 में 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दिया गया। 23 मार्च 1931 को भारत माता के इन तीनों वीर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा के लिए सेल्युलर जेल, अंडमान के सेल्युलर जेल भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने वाला पहला नेता था? NM लोखंडे यानी नारायण मेघाजी लोखंडे भारत में श्रमिक आंदोलन के प्रणेता थे। राइट ऑप्शन डी होगा। उन्हें न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिलों में काम करने की स्थिति में सुधार के लिए याद किया जाता है, बल्कि जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर उनकी साहसिक पहल के लिए भी याद किया जाता है। भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थापित किया। दौलताबाद मूल रूप से दावागिरी था, जिसको मुबारक खिलजी के काल में कुतुबाबाद कहा जाता था। दावागिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आईएनए लाल किला ट्रायल में वकालत नहीं की थी? तो सरदार पटेल वकालत नहीं किए हुए थे, ये जुड़े नहीं थे उससे। राइट ऑप्शन बी होगा। भोला भाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आईएनए के लाल किला ट्रायल में वकालत किए थे, लेकिन सरदार पटेल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टील कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है? तो इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया है। कल्याणी समूह का कल्याणी फोरेस्टा। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत स्थित कल्याणी समूह ने देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया है, जो पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके उत्पादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है पायरोमीटर। ऐसे पायरोमीटर का यूज किया जाता है उच्च तापमान को मेजर करने के लिए। तो कुल विकिरण, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है, इससे 2000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, वो भी बिना कांटेक्ट में लाए, दूर से ही रेडिएशन के थ्रू मेजर किया जा सकता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने समान लिंग विवाह को वैध बनाने के लिए विवाह अधिनियम का सम्मान अधिनियमित किया है? तो यूएसए ने भी किया है और फ्रांस ने भी किया है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन वन। राष्ट्रपति जो बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में समान सेक्स और अंतर्जातीय विवाह की रक्षा करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। नया कानून आधिकारिक तौर पर विवाह अधिनियम की रक्षा को समाप्त कर देता है, जो विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित करता है। विवाह अधिनियम के सम्मान के लिए संघीय सरकार को सभी विवाहों की वैधता को मान्यता देने की आवश्यकता है, जैसे एलजीबीटी और समान लिंग वाले जोड़ों के बीच विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मी का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। किसके थ्रू नहीं होता है? तो थर्मस फ्लास्क में आंतरिक कक्ष और बाहरी दीवार के बीच में, दोनों जो दीवार होते हैं उनके बीच में वैक्यूम होता है, वैक्यूम गैप होता है, और वैक्यूम से न तो संवहन हो सकता है और न ही चालन हो सकता है। संवहन जो है, एक मीडियम चाहिए, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र करता है, और चालन में ही पार्टिकल जो ट्रांसफ़र करता है अगले पार्टिकल्स को। चालन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई रड है, रड के इस सिरा को यदि हम गर्म करते हैं तो यहाँ का जो एटम है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, अपने इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, तो हीट ये अपने पड़ोसी को ट्रांसफ़र कर देता है, पड़ोसी मॉलिक्यूल को, पड़ोसी एटम को, और ये अगले पड़ोसी को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो मीडियम तो चाहिए ना, इसके लिए पार्टिकल चाहिए चालन के लिए, यानी कंडक्शन के लिए, चालन के लिए चाहिए, और ये वैक्यूम में हो नहीं सकता है। और दूसरी बात संवहन है। संवहन में क्या होता है? संवहन में मान लीजिए कि ये कटोरी है, कटोरी में पानी रखा गया है, गैस पे गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है पहले हीट गेन करता है, वाटर मॉलिक्यूल, ये ऊपर चला जाता है, उसकी जगह पर ऊपर से जो भारी मॉलिक्यूल है आकर के नीचे आता है, फिर हीट लेकर के ऊपर चला जाता है, फिर उसकी जगह पर दूसरा मॉलिक्यूल आता है। इस तरीक़ा से मॉलिक्यूल जो है हीट लेकर के अपनी जगह को छोड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो मतलब पार्टिकल ही हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, अपनी जगह को छोड़ रहा है, और ये वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। तो संवहन एवं चालन के द्वारा, विकिरण तो वैक्यूम में भी पॉसिबल है। तो थर्मस फ्लास्क में एक तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि गर्मी का कोई नुकसान या लाभ नहीं होता है। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा नहीं होता है, चालन के द्वारा नहीं होता है। तो 1 और 2 सही है यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI जारी किया है? तो EACPM का मतलब क्या हुआ? आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री, EACPM, PM के आर्थिक सलाहकार परिषद। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया था और EACPM द्वारा जारी किया गया था। सूचकांक सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों, बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, भलाई के आधार और अवसर के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट विजन उपकरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल कलर्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक, लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 कहिए या 700 नैनोमीटर तक विजिबल कलर्स होते हैं। और ये जो है सबसे हाईएस्ट जो वेवलेंथ होता है रेड का होता है और सबसे लोवेस्ट वायलेट कलर का होता है। तो वायलेट कलर से कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन को अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है और रेड कलर से अधिक वेवलेंथ वाले रेडिएशन को इंफ्रारेड कहा जाता है। तो इंफ्रारेड का यूज किया जाता है नाइट विजन उपकरणों में। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से और ये देखने में आसानी होती है। इंफ्रारेड तरंगे दृश्य प्रकाश की तुलना में लंबी तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में तब किया जाता है जब देखने के लिए पर्याप्त लाइट नहीं होता है। इसका उपयोग सैनिकों द्वारा लक्ष्य, घुसपैठियों और छिपे हुए बमों को खोजने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वीं केप टाउन टू रियो रेस 2023 में कौन सा भारतीय पुत्र भाग ले रहा है? तो वो ले रहा है INSV तारिणी। INSV तारिणी राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय नौसेना की सेलबोट INSV तारिणी ने केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के एक अभियान के लिए रवाना किया गया है। इस महासागर नौकायन दौड़ को 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाई गई और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये समाप्त होगी। दौड़ सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। अभियान 2 महिला अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों के एक भारतीय नौसेना दल द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय साइट स्थलों को यूनेस्को की आगामी सूची में शामिल किया गया है? तो वह है मोढेरा का सूर्य मंदिर एंड बड़नगर टाउन। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। गुजरात के 2 विरासत स्थलों मोढेरा के सूर्य मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर बड़नगर दोनों मेहसाना जिले में हैं। भारत के उन 3 स्थलों में शामिल हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का आगामी सूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो वो है गैस में द्रव। गैस में द्रव राइट ऑप्शन सी होगा। जब वायु में जल वाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करती है तो तब कोहरे का निर्माण होता है। जब सर्दियों के मौसम में हवा का तापमान ओस बिंदु के करीब पहुंच जाता है तो जलवाष्प धूल के छोटे कणों के चारों तरफ संघनित हो जाती है और अपने कम वजन के कारण हवा में ही सस्पेंडेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में एक सामान्य नमक है? तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 यह एक सॉल्ट है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर की घटक नहीं है? तो जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसमें सिल्वर यानी चांदी होती ही नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ये निकेल, कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। इसको जर्मन सिल्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिल्वर जिस तरीके से चमकता है वैसे ही चमक इसमें होती है, सिल्वर के जैसा ही लस्टर इसमें पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर पाया जाता है, 60% कॉपर और 20% निकिल पाया जाता है और 20% जिंक पाया जाता है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है, यानी मेटलॉइड कौन सा है? तो कार्बन तो नॉन मेटल है, जेनॉन एक अक्रिय गैस है, आर्गन भी एक अक्रिय गैस है, तो ये तो होंगे नहीं। बोरॉन जो है एक मेटलॉइड है। बोरॉन के अलावा सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे कुल 8 जो है वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स पे कहाँ है? पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा क्या? अल्कली मेटल, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और राइट साइड में देखें तो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक डायगोनल, कंप्लीटली डायगोनल तो नहीं है, डायगोनली जो है डायगोनली पाए जाते हैं ये मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में इनका अरेंजमेंट है डायगोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को गुलाबी आंख के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है नेत्र श्लेष्मा शोथ। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंजंक्टिविटिस। और ये होता क्या कैसे है?
ये जो हमारी आँखों का आई बॉल होता है उसका वाइट वाला पार्ट जो है वो गुलाबी कलर का हो जाता है। क्यों होता है? वो एलर्जी से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एशियाई देश ने अगले 5 वर्षों के लिए सैन्य निर्माण के लिए 320 बिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की है? जापान ने घोषणा किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। जापान ने चीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों को खरीदने और किसी भी निरंतर संघर्ष के लिए देश को तैयार करने के लिए 320 बिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए 3 तरह का एंजाइम होता है, ताल TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज ये प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ये किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है। तो ताल एंजाइम जो होता है वो PCF का पाचन करता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम है? तो वो है ट्रिप्सिन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल मुख्य रूप से किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया जो है वो धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक नाइट्रोफिक्सेशन ऑर्गेनिज्म है। ये नाइट्रोफिक्सेशन मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में इसके द्वारा फिक्सेशन होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन। आयोडीन का कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करना। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। फ्लोरीन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, इन तीनों का ये तीनों जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से दांतों और हड्डियों में रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करना यकृत का कार्य है? तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका कार्य है पित्त का उत्पादन करना, वसा का भंडारण करना और हानिकारक अमोनिया का यूरिया में बदलना। तो यूरिया। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व है क्योंकि वे समृद्ध स्रोत हैं किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम का, केवल पोटेशियम का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट खनिज है। यह मांसपेशियों की क्रिया के माध्यम से स्वस्थ हृदय गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेब के पेड़ किसी भी अन्य पोषक तत्व की तुलना में पोटेशियम को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, इसलिए सेब पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। सेब जो है फाइटोकेमिकल्स का भी एक अच्छा स्रोत है जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन मतलब B2, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा विकार उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। बेरी किससे होता है? थायमीन की कमी से यानी BU1 की कमी से होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से यानी विटामिन C की कमी से ये होता है। प्लेग्रा किसकी कमी से होता है? प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 जिसका नाम है नियासिन, नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30x30 लक्ष्य निम्नलिखित में से किस सम्मेलन निकाय से जुड़ा हुआ है? तो CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन डी होगा। एज पर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, delegates committed to protecting 30% of land and 30% of coastal and marine area by 2030। मतलब 30% जो है लैंड, 30% कोस्टल मैरीन एरिया को 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। तो ये जुड़ा हुआ है CBD से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हो गई है? तो ये तैयार हुई है जम्मू कश्मीर में। राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बनिहाल कटरा खंड के निर्माणाधीन 111 किलोमीटर पर एक सुरंग का निर्माण पूरा किया है। 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग को भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं, लिथोफाइट कहलाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, लिथोफाइट। लिथोफाइट ऐसे पौधे हैं जो चट्टानों पे या उन पे उगते हैं, मतलब चट्टानों में, मतलब ये रहा कि चट्टानों में उगते हैं या चट्टानों पे उगते हैं। और ये मेजोफाइट क्या होते हैं? मेजोफाइट जो है मध्यम आर्द्रता की मिट्टी और हवा में उगते हैं, न तो ज़्यादा इसमें आर्द्रता होनी चाहिए, न तो ज़्यादा सूखा हुआ जगह होना चाहिए, मीडियम जो रहेगा वहाँ पे ये उगते हैं। इसका एग्जांपल है समशीतोष्ण घास का मैदान, मेजोफाइट इसके अंतर्गत आते हैं। और ये हेलोफाइट क्या होते हैं? लवण युक्त जल में उगने वाले, सॉल्टी वाटर में उगने वाले जो है हेलोफाइट कहलाते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट वैसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे या ऑब्जेक्ट पे उगते हैं, एपीफाइट वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? एलियोली है, एल्बियोली, एल्बियोली है, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। श्वसन प्रणाली का कार्य दो गैसों को स्थानांतरित करना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ों और उन्हें ढकने वाली कोशिकाओं में लाखों एल्बियोली में गैस का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में सांस ली गई ऑक्सीजन एल्बियोली से कोशिकाओं में रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में रक्त से एल्बियोली में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो शाकाहारी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, नहीं, शाकाहारी जो है प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन यही होगा। सेप्रोफाइट ये क्या होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं। सेप्रोफाइट एक पौधा, कवक या सूक्ष्मजीव जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। और परजीवी क्या होता है? परजीवी जो दूसरे पर निर्भर करता है जिंदा रहने के लिए, वो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है। ऑटोट्रॉफ जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो एड्स भी यौन संचारित रोग है, ये वायरल डिजीज है ये। ट्राइकोमोनास भी यौन संचारित रोग है, ये जो है एक पैरासिटिक डिजीज है ये। और गोनोरिया एंड सिफिलिस ये दोनों ही हैं, बैक्टीरियल डिजीज है और ये भी यौन संचारित रोग है। इसमें से सभी यौन संचारित रोग हैं, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन को दूध उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है? तो वो है LTH। LTH का मतलब होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो दूध उत्पादक हार्मोन भी कहा जाता है इसको। इसका मुख्य कार्य बच्चे के लिए स्तनों में दूध का स्राव उत्पन्न करना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, LTH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है? तो वो है यूजेनॉल। इसका केमिकल फार्मूला होता है C10H12O2, यूजेनॉल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता? तो क्लोस्ट्रीडियम जो है, एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर, ये तीनों जो है मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन ये राइजोबियम जो है दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में नहीं रहता है, राइट ऑप्शन सी होगा। और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ये भी तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व RBC के निर्माण में सहायक नहीं है? तो फॉलिक एसिड सहायक है, प्रोटीन भी सहायक है, आयरन भी सहायक है, लेकिन नमक का कोई रोल नहीं है RBC के निर्माण में। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है कर्नाटक, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग चिली के नाम से मशहूर राजा मिर्चा को सबसे पहले किस राज्य से लंदन निर्यात किया गया था? नागालैंड से, राइट ऑप्शन ए होगा। नागालैंड से किंग मिर्चा यानी राजा मिर्चा को पहली बार लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिसर से एयर इंडिया की उड़ान के माध्यम से गुवाहाटी से लंदन के लिए निर्यात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर बना है? तो चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी बी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, बी प्रणव, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? तो भारत और
यूएसए के बीच में। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। अरुणाचल प्रदेश पहला भारतीय राज्य है जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिलिन बनाई जाती है टेराप्थैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रिया से। तो वो इथाइलिन ग्लाइकॉल के ट्रैप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकेल का जब कंडेंसेशन होता है, ग्लाइकॉल का जब कंडेंसेशन होता है, यानी 420 से 460 केल्विन के टेम्परेचर पे जब गर्म किया जाता है और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, यानी कंडेंसेशन हो जाता है, तो बनता है टेरिलिन। फार्मूला क्या होता है इसका? सी हो गया, और इधर भी एक सी ले लीजिए, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, और ये OH, इधर भी एक OH जोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हुआ, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसमें ट्रैप्थैलिक एसिड क्या होता है? ये जो हो गया बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इधर COOH जोड़ दीजिए, COOH, और इधर COOH जोड़ दीजिए। ये हो गया ट्रैप्थैलिक एसिड। जब इन दोनों को गर्म किया जाएगा, कितने टेम्परेचर पे? 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन के बाद में बन जाएगा टेरिलिन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों से घिरी रात सामान्य रूप से गर्म होती है क्योंकि धरती और हवा से होने वाले विकिरण को रोक देते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट ऑप्शन ए होगा। बादल जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और अर्थ से या हवाओं से जो विकिरण निकल करके जाता है, ये ऊपर जाने नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था गोवा और अरब सागर में 26 से 30 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। तो गोवा में राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। अभ्यास का उद्देश्य क्या था? नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन को बढ़ावा देना, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को इन्हेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला क्रेडिट कार्ड रिसाइकिल PVC प्लास्टिक से बनाया है? तो वो है HSBC बैंक, HSBC बैंक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किशनगंज, दिल्ली। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर चलने वाले अभियान दलालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराने में सक्षम रहा। राइट ऑप्शन जो होगा डी, ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा नाबार्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? वो है कोडा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत के PV सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराया। बुसानन ओंगबामरुंगफान को, राइट ऑप्शन बी होगा, इनको हराया। नाम थोड़ा टेढ़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? वो है छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन बी होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका थीम था अपशिष्ट प्रबंधन में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। कॉन्क्लेव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से रायपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्लोबल एसोसिएशन ने दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया है? तो वो है यूरोपीय संघ। राइट ऑप्शन डी होगा। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय उद्योग की रक्षा के लिए स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और बिजली के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन टैरिफ प्रस्तावित किया है। यूरोपीय संघ के देशों ने हाल ही में संघ की प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने की योजना का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्यू पर इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? वो हैं लक्ष्य सेन। राइट ऑप्शन बी होगा। लक्ष्य सेन पदार्पण पर इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन लो हो किन यू को हराया। BWF दौरे पर लक्ष्य का यह पहला सुपर 500 खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से सफलतापूर्वक मानव हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला देश कौन सा बना है? USA बना है। और जिन सज्जन को ये सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था, कुछ समय तक तो जिंदा रहे, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? राजस्थान ने किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किस देश ने शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड पहल शुरू की है? भारत ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पहल शुरू की है। यह मित्र समूह संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने 2021-22 में सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश प्राप्त किया है। इसके पहले वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल को सेकंड स्थान पर धकेल करके उत्तर प्रदेश फिर फर्स्ट पे आ गया है। पहले भी ये फर्स्ट ही पर था, सेकंड स्थान पे चला गया था। वेस्ट बंगाल को धकेल करके फर्स्ट स्थान पे आ गया। अभी वेस्ट बंगाल जो है सेकंड स्थान पे है, पश्चिम बंगाल सेकंड पे है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है इक्वाडोर। राइट ऑप्शन सी होगा। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है। इक्वाडोर एक दक्षिणी अमेरिकी देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एस्ट्रेलिटा नाम के ऊनी बंदर पर केंद्रित मामले के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे उसके घर से एक चिड़ियाघर में ले जाया गया था, जहाँ पे उसकी कुछ ही हफ्ते में 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है, इस घटना को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस होता क्या है? राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें सॉल्ट वाटर रखा गया, सॉल्टी वाटर रखा गया है। ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर है। इसमें प्योर वाटर है, इधर प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऑटोमेटिकली मूव करके ये इम्प्योर वाटर की तरफ जाते हैं। इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। और इसको रोकना हो तो इधर से हम प्रेशर यदि एग्जर्ट कर देंगे तो इनका प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट रुक जाएगा। और इस मिनिमम प्रेशर को, जिससे कि ये मूवमेंट रुक जाए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा इधर इम्प्योर साइड में प्रेशर एग्जर्ट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इम्प्योर से, मतलब सॉल्टी वाटर से वाटर मॉलिक्यूल मूव करके प्योर वाटर की तरफ जाने लगेंगे, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। आरओ घरों में जो आरओ लगा रहता है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पाँव फूला हुआ है तो यदि नमक से ऐसे वाटर, गर्म वाटर जिसमें नमक घुला हुआ हो, उसमें अपने पाँव को रख देंगे तो
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो जिसकी वजह से सूजन हुआ है वो कम हो जाएगा, मतलब फ्लूइड मटेरियल जो है निकल करके सॉल्टी वाटर की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली, नई दिल्ली का प्रगति मैदान, राइट ऑप्शन सी होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य देश कौन सा है? तो I2 है, तो एक तो हो गया I2U2 है, I2U2। तो I2 से एक तो हो गया इंडिया, दूसरा हो गया इजराइल, U से U2 है, तो एक U से USA हो गया और दूसरा U से UAE हो गया। तो इसमें कौन कौन से देश आ गए? इंडिया, इजराइल, US एंड UAE। राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? डी, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कंपनियों ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने हाजीरा, गुजरात के हाजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख है? तो बोलकर तुर्क हैं, बोलकर तुर्क, राइट ऑप्शन सी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा ऑस्ट्रिया के बोलकर तुर्क को वैश्विक निकाय के मानवाधिकार प्रमुख होने की मंजूरी दी है। बोलकर तुर्क चिली के राजनेता वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया की जगह लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है? तो वो है IIT मद्रास, राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास न्यूयॉर्क स्थित IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान बन गया है। IIT मद्रास और IBM के बीच इस सहयोग से IIT मद्रास के शोधकर्ताओं को IBM रिसर्च इंडिया के उद्योग समर्थन के साथ अप्लाइड क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान में लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद जी ने किया था, राइट ऑप्शन ए होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अंबेडकर और मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित पुस्तक समाज सुधारक के आदर्शों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल और सुधारों के साथ समानांतर रेखांकन करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और कार्यों की पड़ताल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को गुजरात के बड़ोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति और मनोज चौधरी को पहला उप कुलपति नियुक्त किया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय दर्जा दिया गया। इस साल अगस्त में यानी 2022 के अगस्त में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय विशेषता है। पूरी तरह से लिखित संविधान ये भी संघीय विशेषता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा वितरण ये भी है। लेकिन एकल नागरिकता जो है यूनिटरी फीचर है, फेडरल फीचर नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1967 में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था?
तो 3 जून 1947 को राइट ऑप्शन ए होगा। भारत विभाजन की रूपरेखा बनाने हेतु 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। इस योजना के अंतर्गत ही 3 जून 1947 को भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरबिंदो घोष निम्नलिखित में से किस मामले से जुड़े थे? तो अलीपुर बम षड्यंत्र केस से वो जुड़े हुए थे। अलीपुर षड्यंत्र केस राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था, इसलिए चर्चित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा की गई थी, जिसको 2015 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। राइट ऑप्शन सी। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये किससे संबंधित है? ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सहित प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कहता है 15% से ग्रेटर नहीं हो सकता है। और 96 संशोधन अधिनियम 2011 ये क्या कहता है? ये इसके थ्रू ओडिया जो लैंग्वेज है, ओडिया लैंग्वेज ORIA, ओडिया लैंग्वेज को ओडिया के रूप में ODIA, ओडिया के रूप में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 101वां संशोधन अधिनियम 2016 क्या है? ये है GST से संबंधित। GST जब लाया गया था तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। और BPSC पूछ चुकी है इस बात को कि ये लागू कब से हुआ था GST? तो कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स साइबर हमले के दौरान इसके सर्वर निम्नलिखित में से किस मेलवेयर से संक्रमित थे? तो वानाक्राई भी था, मिमिकेट्स भी था, मिमिकैट और ट्रोजन भी था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। एम्स में कुछ सर्वरों पर साइबर हमले की जांच में पाया गया है कि 2 ईमेल के IP पते जिनकी पहचान हैकर्स द्वारा इनक्रिप्ट की गई फाइलों के हेडर से की गई थी, हांगकांग और चीन के हेनान प्रांत से उत्पन्न हुए थे। ये जो लक्षित सर्वर था, 3 रैमस्वेयर इसमें पाए गए थे, वानाक्राई, मिमिकैट और ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति राइट ऑप्शन बी होगा। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जिसे अंततः पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जो वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्रावसान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? नंदन समिति का गठन किया गया था क्रीमी लेयर की पहचान के लिए। राइट ऑप्शन बी होगा। अनपिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए सरकार द्वारा नंदन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और ये मंडल आयोग कब बना था? 1979 में बना था OBC की पहचान के लिए। और काका कालेलकर समिति कब बनी थी? जब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, उन्होंने गठित की थी काका कालेलकर आयोग 1953 में। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए ये था और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? यानी DPSP का कौन सा हिस्सा नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, ये DPSP का हिस्सा है। ये क्या है? 39D में दिया गया है, 39D में, 39D में है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी DPSP का पार्ट है। कौन सा है आर्टिकल में? आर्टिकल 43 में दिया गया है। सार्वजनिक सहायता देना, सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, ये भी DPSP का ही पार्ट है। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी DPSP का पार्ट है। ये किस में दिया गया है? 39A में दिया गया है। सो इसमें से सभी आ रहे हैं तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। ये सभी DPSP के पार्ट हैं।
नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 30 दिन में किया जाना चाहिए, राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय आपातकाल को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुमोदन की अवधि को घटाकर 1 माह कर दिया गया था, पहले ये 2 माह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका को पेश किया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे, राइट ऑप्शन बी होगा। पीएन भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जब जनहित याचिका को भारतीय न्याय व्यवस्था में पेश किया गया था। जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुरूप है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और वितरण किया जा सके। न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर अदालत में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में से थे। M हिदायतुल्लाह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। AM अहमदी भारत के 26वें मुख्य न्यायाधीश थे। वे AMU के पूर्व कुलपति भी थे। AS आनंद भारत के 29वें यानी 29th मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था, किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में कृषि सुधारों का संरक्षण से संबंधित था, राइट ऑप्शन सी होगा। पहले संविधान संशोधन यानी संशोधन अधिनियम 1951 में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31A और 31B, और कुछ राज्यों में कृषि सुधारों की सुरक्षा के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन पूर्वता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है? तो सर्वोच्च स्थान पे है लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उसके बाद हैं राज्यसभा के उपसभापति। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, सबसे आगे हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में भारत की संसद प्रावधान कर सकती है। यह मतदाता सूची तैयार करने, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उनके उचित संविधान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों के संबंध में भी प्रावधान कर सकती है भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वास्तविक विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था, राइट ऑप्शन बी होगा। अवध के गवर्नर की सेवाओं में शामिल होने के बाद बख्तियार खिलजी ने कर्मनासा नदी को पार किया और मनेर पर आक्रमण किया। उसने उन्हें पर्याप्त संसाधन प्रदान किए और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाया। बाद में उसने बिहार शरीफ पर आक्रमण किया और उदंतपुरी महाबिहार को लूट लिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने बंगाल और बिहार को एकजुट किया और मालदा जिले के वर्तमान स्थल के पास लखनौती से एकजुट होकर दोनों क्षेत्रों पर शासन किया। बख्तियार खिलजी ने कर्नाट राजवंश के नरसिंह देव को भी पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम सूबेदार कौन था? दाऊद खां कुरैशी था, राइट ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब के शासनकाल में दाऊद खां कुरैशी पहला गवर्नर था। उसने पलामू के चेरों को हराया और इस प्रकार छोटा नागपुर को शामिल करने के लिए साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और पलामू किले के पास एक मस्जिद का निर्माण किया। उन्होंने गया जिले में दाऊद नगर शहर की भी स्थापना की। उनके एक सहयोगी जफर खान ने पटना शहर में दौर उल असल नामक एक इमारत का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मंत्रिपरिषद गठित हुआ था? 1946 में गठित हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। 1946 में बिहार की पहली कैबिनेट का गठन हुआ। इसमें 2 सदस्य शामिल थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को, ये 2 लोग शामिल हुए थे। अन्य मंत्रियों को बाद में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पाल के पतन के बाद महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक थी, कौन थी? वो चेर थी, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में पाल वंश के पतन के कारण आदिवासी राज्यों का उदय हुआ। चेर महत्वपूर्ण आदिवासी राज्यों में से एक था जिसने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू में एक मजबूत राज्य की नींव रखी। उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया और शाहाबाद जिले में उनकी कई जागीरें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शरीफ का सुकुनत शिलालेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की उपस्थिति को दर्शाता है, राइट ऑप्शन सी होगा।
बिहार शरीफ का सुकुनत शिलालेख और मोतिहारी में बेदीबंद शिलालेख बिहार में मोहम्मद बिन तुगलक की पकड़ की उपस्थिति दिखाने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बिहार से संबंधित नहीं है? तो यदुनंदन शर्मा, जॉर्ज ऑरवेल, विद्यापति, तीनों लोग जो है बिहार से संबंधित हैं, लेकिन रसखान जो है ये यूपी से संबंधित है, ये बिहार से संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। ये कृष्ण भक्त थे, कवि और भगवान कृष्ण के भक्त। रसखान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी कॉम्फेड अस्तित्व में आया, कब आया था? 1983 में आया था। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड यानी कॉम्फेड 1983 में बिहार में दुग्ध सहकारी समितियों के पैटर्न पर डेयरी विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो पटना जिले से होकर के पुनपुन गुजरती है, सोन गुजरती है, गंगा गुजरती है, लेकिन गंडक नहीं गुजरती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी देश के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 51.91% है। राइट ऑप्शन डी होगा। नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 51.91% आबादी के साथ बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। इसके बाद झारखंड, वहाँ गरीबी कितनी है? 42.16% लोग वहाँ के गरीब हैं। उत्तर प्रदेश उसके बाद है, तीसरे स्थान पर आता है, 37.79% लोग वहाँ के गरीब हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, 36.65% वहाँ के लोग गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा शून्य रहती है? नहीं। निरंतर गिरती है? नहीं। निरंतर बढ़ती है? नहीं। स्थिर रहती है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान लीजिए, और ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से गिरा रहे हैं, u = 0, जस्ट ड्रॉप कर दीजिए, जस्ट ड्रॉप कर दीजिए। तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और चूंकि एच हाइट पे हम रखे हुए हैं, तो एच हाइट पे तो यहाँ पे उसके काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, mgh। तो टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है? 0 + mgh यानी mgh है। यहाँ जब आएगा तो भी उसकी एनर्जी mgh ही रहेगी, टोटल एनर्जी। यहाँ जब वो आएगा पिंड तभी उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, और यहाँ पर जब आएगा जस्ट टकराने से पहले भी उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। थ्रू आउट जर्नी जो है उसकी एनर्जी रिमेन, टोटल एनर्जी रिमेन सेम होगी। टोटल एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी रिमेन सेम रहेगी। तो यहाँ पे दोनों ही, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसलिए कंजर्व रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अवैध अप्रवासन पर रोक लगाने के लिए 5 स्टेप स्ट्रेटजी का अनावरण किया है? तो वो ब्रिटेन ने किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अवैध अप्रवासन पर रोक लगाने के लिए एक नई 5 और कदम रणनीति तय की। 2023 के अंत तक सरकार के शरण आवेदनों के बैकलॉग को समाप्त करने का वादा करते हुए एक नई योजना के तहत सैकड़ों अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, और अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली छोटी नावों की निगरानी के लिए एक नई इकाई के साथ साथ अल्बानियाई लोगों के दावों को संभालने के लिए एक समर्पित इकाई, जो यूके के लिए अवैध प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह है, को भी गठित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस शहर के निकट स्थित है? सासाराम में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार ने घरेलू अलगाव में कोविड रोगियों की स्थिति की निगरानी के लिए एक अभिनव होम आइसोलेशन ट्रैकिंग यानी हीट ऐप लॉन्च किया था। हीट कोविड ऐप। राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को बिहार की चाय की नगरी कहा जाता है? तो किशनगंज को कहा जाता है। किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां चाय बागान है। दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी से इसकी भौगोलिक निकटता के कारण जिले का मौसम भी सुखद रहता है और चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, इसलिए उसको बिहार की चाय की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 से सम्मानित लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो बक्सर जिले से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी होगा। उन्हें शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर शोध आधारित हिंदी पुस्तक लिखने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है, जहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, लौरिया का नंदनगढ़ है, भितिहरवा आश्रम है, ये सारी चीज़ें पश्चिम चंपारण में हैं। भिखना ठोरी पहाड़ है, ये सब राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो बेगूसराय है, राइट ऑप्शन ए होगा। मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बेगूसराय बिहार के सर्वाधिक निर्यात करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पे है। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के कारण बेगूसराय बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, 7380.79 वर्ग किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी होगा। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 का अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जबकि देश में कुल वन क्षेत्र 7,75,288 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बजट में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा विभाग के लिए 39,191.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और कुल बजट कितना था? कुल बजट का आकार था 2.18 लाख करोड़। ये 2021-22 में था, और इस साल मतलब पिछला जो बजट पेश किया गया था उसमें था 2.37 लाख करोड़ रुपया का बजट था। उसमें से मतलब 2.37 लाख करोड़ रुपये में से 39,191.87 करोड़ रुपये का आवंटन शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। तो इस बजट में शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया गया है, ये सही है। यह बजट 6 स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल, यह जो बजट है 6 सूत्रों पर आधारित है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और सभी वर्गों का कल्याण, ये 6 सूत्र हैं। इस बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक विकास दर हासिल करने की उम्मीद है। बिल्कुल ये सही है। तो तीनों सही है, तीनों सही है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। 1 2 3 होगा, राइट ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पुल बनाने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है फ्लिपकार्ट, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले बिहार के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, राइट ऑप्शन डी होगा। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। दूसरे अधिवेशन कलकत्ता के 1886 के कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इस दूसरे अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद ने किया था। इस अधिवेशन में दरभंगा महाराज, हथुआ या डुमराव महाराज द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस विभाग को अधिकतम वित्त प्रदान किया गया? तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा ग्रामीण विकास विभाग को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की क्षेत्रीय भाषा मैथिली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो 2003 में सम्मिलित किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके साथ ही कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का पश्चिम से पूर्व का कौन सा क्रम है? तो यदि बिहार के मैप को ध्यान से देखें तो सबसे पश्चिम में आएगा वैशाली,
बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बिहार के जिलों का जो क्रम है वो है वैशाली पहले आएगा, उसके बाद मधुबनी आएगा, उसके बाद सहरसा आएगा, उसके बाद बांका आएगा। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर पहले वैशाली, उससे पूरब मधुबनी आएगा, उससे पूरब सहरसा आएगा, उससे पूरब बांका आएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, वैशाली, मधुबनी, सहरसा, बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम भागीदारी वाला जिला नहीं है? तो वो है जहानाबाद। बिहार की कुल जनसंख्या में 1% से कम हिस्सेदारी वाली जो जिले हैं वो हैं शिवहर 0.62% इसकी भागीदारी है। उसके बाद लखीसराय 0.96%, शेखपुरा, अरवल की हिस्सेदारी कितनी है? अरवल की हिस्सेदारी है 0.62%। तो ये कम है, 1% से कम भागीदारी वाला जिला जहानाबाद नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो कोची पोर्ट को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, कोची पोर्ट। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीगंज कोल बेड मीथेन सीबीएम का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। रानीगंज पश्चिम बंगाल में पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल के पास स्थित है। ओएनजीसी रानीगंज नॉर्थ सीबीएम ब्लॉक का संचालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ लगभग 98% कोयला एंथ्रासाइट और बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन से स्थान भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत यानी सिस्मिक जोन 5 में आते हैं? तो सिस्मिक जोन 5 यानी भूकंपीय क्षेत्र 5 सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है जो उच्चतम तीव्रता के भूकंपों को झेलता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो है कश्मीर, उत्तर पूर्व भारत, कच्छ का रण, मध्य और पश्चिमी हिमालय। तो कश्मीर भी आएगा, उत्तर पूर्व भारत भी आएगा, कच्छ का रण भी आएगा। तो इसमें से सभी आ जाएंगे 1, 2, 3। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव निम्न में से कौन सा होता है? तो गर्म हवा बढ़ने के कारण बहुत ही कम। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चारों ओर उच्च दबाव और केंद्र में बहुत कम दबाव की उपस्थिति होती है। यह गर्म हवा के ऊपर उठने और दबाव में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मिट्टी के लिए किया जाता है? तो काली मिट्टी के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा, और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंकों के पास पूंजी बढ़ जाती है? नहीं। बाजार की तरलता बढ़ जाती है? नहीं। घट जाती है? बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, गलत है। बाजार की तरलता घट जाती है। देखिए, जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे, पब्लिक के पास कम पैसे रहेंगे। पब्लिक लोन लेगी नहीं, लोन महंगा है। तो जब लोन नहीं रहेगी, लेगी ही नहीं, तो उनके पास कैश आएंगे नहीं। कैश नहीं आएंगे तो मार्केट की तरलता जो है कम होगी, उनका परचेजिंग पावर घट जाएगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी थी? तो अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो 1951 में दी थी। राइट ऑप्शन बी होगा। और अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी थी। 1948-49 में प्रोफेसर सी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की गई, जिसने 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट और 1954 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय आय से संबंधित लेखा प्रणाली की संरचना की स्थापना की गई और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि से तरलता भी बढ़ेगी? तो वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में यदि वृद्धि होती है तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि CRR में वृद्धि होती है तो क्या होगा? CRR में वृद्धि होती है तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगा,
SLR में यदि वृद्धि होती है तो भी लिक्विडिटी डिक्रीज होगा, और रेपो रेट में वृद्धि होती है तो भी लिक्विडिटी डिक्रीज होगा, लेकिन रिवर्स रेपो रेट का दर बढ़ता है तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 6000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, 60,000 करोड़ रुपये का, राइट ऑप्शन बी होगा। तो इसमें 60,000 करोड़ रुपये का बजट का आवंटन किया गया है। 2022-23 में हर घर नल से जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाना है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क, यहाँ ये ऑक्सीजन के ज़्यादा संपर्क में रहता है, राइट ऑप्शन डी होगा। मोमबत्ती का नीला भाग अंदर नहीं हो सकता क्योंकि दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। मोमबत्ती की लौ में सबसे भीतरी क्षेत्र में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता, कम प्राप्त होता है, अतः नीली ज्वाला का होना ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा का होना दर्शाता है, और यह बाहरी क्षेत्र में हो सकता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पूर्ण दहन हो रहा है, यानी बाहरी क्षेत्र में, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो 8 से 8.5% का अनुमान लगाया है, राइट ऑप्शन बी होगा। और फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 9.2% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार PPP मॉडल के तहत कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की बात कही गई है? तो 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 9 के क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये परफेक्शन IAS के फुल लेंथ का पहला टेस्ट था, उसका डिस्कशन था ये। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।